नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के इंसाइट में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का चौथा चरण हुआ प्रारंभ। 45 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकते हैं वैक्सीन। पावर कंपनियों की अपने मुनाफे का 2% हिस्सा CSR के माध्यम से जरूरतमंदों के हित में लगाना चाहिए, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। भारत माता मंदिर से भिवानी को मिलेगी नई पहचान। देवसर मोड़ के पास अखंड भारत माता मंदिर निर्माण में RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पहुंचे। शाम मार्ग पर लगाया गया जाम। जागृति कॉलोनी वासियों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लगाया जाम। वुशु खिलाड़ी द्वारा गोल्ड मेडल लाने पर किया गया पुष्प वर्षा के साथ स्वागत। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग से नौकरी बरकरार रखने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां कोरोना धीरे धीरे अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा टीकाकरण अभियान भी तेज किया जा रहा है। CMO डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीनेशन का प्रावधान है। यह वैक्सीन प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाई जा रही है। CMO डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का चौथा चरण प्रारंभ हो रहा है। देश भर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन के चौथे चरण की शुरुआत के साथ वैक्सीन दी जाएगी। चौथे चरण में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को ये वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। यह वैक्सीन हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाई जा रही है। इसके लिए नागरिकों को कोविड 2.0 पोर्टल और www.covid.go.in वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। सीधे अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर भी रजिस्ट्रेशन करवाना संभव होगा। उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए कोई भी एक पहचान पत्र जरूरी होगा। जहां सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों के लिए अधिकतम 250 रुपए की कीमत तय की गई है। वैक्सीनेशन का कार्य सुबह 9 बजे से साढ़े 3 बजे तक किया जा रहा है। वहीं बुधवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 6,422 केसेस में से कोरोना संक्रमण के 6,246 केसेस ठीक हो चुके हैं और अब यहां 31 एक्टिव केसेस बचे हैं। बुधवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स में 3 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन 45 इयर्स एंड अबव पॉपुलेशन का लगाने के लिए जो चरण चलाया जाएगा, उसमें सभी लोग जो 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, 45 और 45 से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं, वो सभी अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इससे पहले 45 एंड अबव में विद कोमॉर्बिडिटीज़ के लिए ही खोला गया था, लेकिन अब इसमें सभी शामिल हैं। 45 ईयर्स से अबव जितने भी पॉपुलेशन है, उन सबको वैक्सीनेशन दी जाएगी। क्या मैम इसमें पहले की तरह ही होगा? आप पहले आओ जैसे आधार कार्ड से डायरेक्ट लगाया जा रहा है, कुछ अलग से इसमें गाइडलाइंस है? जिनको भी वैक्सीन लगवानी है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आकर ऑन दी स्पॉट अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो एक दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ऑनलाइन, वो सुविधा अभी भी है। आप एक दिन पहले भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने बुधवार को बाल भवन वाटिका में अरावली पावर कंपनी की ओर से CSR योजना के तहत दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जहां सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ व जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने शिरकत की, वहीं कंपनी के CEO MVR रेड्डी व अतिरिक्त महाप्रबंधक प्रभात राम ने पहुंचकर दिव्यांग जनों को उपकरण वितरित किए। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के तत्वावधान में
स्थानीय बाल भवन वाटिका में बुधवार को दिव्यांग जनों की सहायता हेतु निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पहले से ही चिन्हित किए गए 354 लाभार्थियों को 1,43,00,000 की लागत से 757 सहायक यंत्र एवं उपकरण वितरित किए गए। अपने संबोधन में श्री सांसद धर्मवीर सिंह जी ने कहा कि पावर कंपनियों का अपने मुनाफे का 2% हिस्सा CSR के माध्यम से दिव्यांग जनों और अन्य जरूरतमंदों की मदद में लगाना चाहिए। जी मैं कहूँगा ये जो आज मुझे ट्राईसाइकिल जो व्हील चेयर मिली है इलेक्ट्रिक वाली, ये मैं बहुत खुश हूँ। मुझे काफ़ी सहूलियत होगी इससे इन फ्यूचर में। मैं कब कहीं भी आ जा सकता हूँ। मुझे अब किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मैं खुद सेल्फ डिपेंड हो चुका हूँ। अब ये जो अरावली वाले जो है, अरावली पावर प्लांट कंपनी है, रेड क्रॉस है और लिम्का जो है, इन सब ने मेरा जो साथ दिया है। हम जो हैंडीकैप लोग हैं उनको जो इतना प्रोत्साहन दिया है, व्हील चेयर वगैरह और जो ट्राईसाइकिल है और जो जैसे मुझे दिया है ये इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, तो होप ये मतलब सब लोगों के लिए लाभदायक ही होगा। सबको मतलब सहूलियत होगी, टाइम बचेगा, आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे मतलब हर साल ऐसे प्रोग्राम करने ही चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं होते, तो आने जाने में उनको परेशानी होती है। अब एक छोटा बच्चा है, वो कब तक अपने माँ बाप पे डिपेंड रहेगा, कब तक वो अपने दोस्तों पे डिपेंड रहेगा। अब मेरे साथ भी मेरा दोस्त आया, तो वो अपना टाइम निकाल के अपने घर का काम छोड़ के आया है। अब जैसे कि कोई और भी होता है तो वो भी अपने माँ बाप के साथ आता है, तो मतलब एज हो जाती है, माता पिता की एज हो जाती है, एक एज तक ही कोई काम कर पाता है अपने बच्चों का। तो अब कह सकते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है। जी बिल्कुल, आज बहुत खुशी है और मैं काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ रेड क्रॉस की पूरी टीम का और ये APCPL का, जिन्होंने ये हमें सहायक इक्विपमेंट दिए। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बड़ी कंपनियां अपने CSR के पैसे से खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए, गरीब आदमियों के लिए जिस प्रकार से अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। क्योंकि हमारा अपना ये पार्लियामेंट क्षेत्र, चाहे वो भिवानी, दादरी या महेंद्रगढ़, 9 की 9 विधानसभा में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि देश के दूसरे भागों में, अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो गुड़गांवा, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, बावड़ और पानीपत, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर हज़ारों करोड़ रुपया सालाना इकट्ठा हो जाता है बतौर CSR। और देश के दूसरे बड़े भाग तो और भी हम इससे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं, चाहे वो गुजरात के हों या महाराष्ट्र के हों। हमारे यहाँ कुछ ना होते हुए भी मैं बधाई देता हूँ अरावली प्रोजेक्ट को, जो NTPC के सहयोग से जिस प्रकार इन्होंने प्लांट दूसरे ज़िले में होते हुए भी हमारे इस पार्लियामेंट क्षेत्र में लगातार 3 साल से पैसा खर्च कर रहे हैं। और क्योंकि DC साहब भी बड़ी इफेक्टिव हैं इस मामले में, और अभी मेरी चर्चा भी हुई है उनसे कि यहाँ पर भी चाहे वो सौर ऊर्जा प्लांट हों, डाडम और खानेक जैसे पहाड़ हों, धुआं छोड़ने वाले देवसर और डाहना में भी इंडस्ट्री हों, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ पैसा CSR का लेके कोई जेनरिक दवाई खासकर हमारे ज़िले के हर सब डिवीज़न में वो दुकान ज़रूर खोलें, ताकि गरीब आदमी जो बगैर पैसे के अपनी जान दे देता है उसका जीवन बच के। वहीं अपने संबोधन में विधायक श्री घनश्याम सराफ ने कहा कि दिव्यांग जनों को सहायक उपकरणों के माध्यम से स्वावलंबी और सशक्त करने तथा समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास है। दिव्यांग जन भी समाज का हिस्सा है और सशक्त बनकर भी ये समाज को प्रगति दे सकते हैं। आज 354 लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल मोटर गाड़ी मिली है और इसमें जो हमारी ये कंपनी अरावली वाली है और अरावली पावर, इन्होंने पूरा योगदान किया है। और ये बता रहे थे चौधरी साहब कि इन्होंने महेंद्रगढ़, दादरी व भिवानी, ये जो इनकी लोकसभा का क्षेत्र है, आज भिवानी में ये कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये मोटर वाली साइकिलें इन दिव्यांगजनों को जो जहाँ पे इनको जाना होता है गंतव्य, उस पर ये जल्दी पहुँचाती है। और ये दिव्यांगजनों में एक बहुत ज़्यादा
एफिशिएंसी होती है। ये जब भी अपने कार्य क्षेत्र में जल्दी पहुंचते हैं तो कोई न कोई कार्य इनके माध्यम से अच्छा होने वाला है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री आर्य ने कहा कि जिले में एक भी दिव्यांग कृत्रिम अंग या जरूरी उपकरण के बिना नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए वित्त वर्ष में दिव्यांगजनों को करीब 1.5 करोड़ रुपए के उपकरण दिलवाए जाएंगे। इस बारे में APCL के अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। इसके लिए जिले भर में दिव्यांगों की जांच के लिए शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें उनको चिन्हित भी किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को APCPL के CEO MVR रेड्डी, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अतिरिक्त महाप्रबंधक प्रभात राम और CSR से नोडल अधिकारी SK रत्न ने भी संबोधित किया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनोरंजन शर्मा ने जिले में उनके द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और सभी का आभार प्रकट किया। ये जो दिव्यांग बंधुओं के लिए कैंप लगाया गया, इसमें अल्मिको कंपनी और रेड क्रॉस की तरफ से और जो अरावली पावर प्रोजेक्ट है उनकी तरफ से 354 लाभार्थियों का पिछले दिनों सर्वे किया गया था जिला भिवानी के अंदर, जो चारों सब डिविजन्स में, और उसमें 1 करोड़ 43 लाख रुपए की CSR के तहत हमने रिक्वेस्ट की थी अरावली पावर प्लांट से। तो उन्होंने पहली ही रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये CSR के तहत फंड अलॉट किया और जिला प्रशासन भिवानी उनका आभारी है कि उन्होंने 1 करोड़ 43 लाख की लागत से जो 354 हमारे लाभार्थी हैं उनको जो आर्टिफिशियल नीम्स और अप्लायंसेस जो दिए गए हैं आज, उनसे उनकी ज़िंदगी में सुगम होगी। आज जैसे कि ईश्वर की देन है, कोई किसी को भी किसी से में एक्सीडेंट हो सकती है, अपंग हो सकता है, दिव्यांग हो सकता है, तो ये कुदरत की देन है, ईश्वर की देन है। लेकिन जब तक आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो अपनी हार नहीं माननी चाहिए। भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्थानीय लोहारू रोड पर भारत माता मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इस कार्य के लिए बुधवार को देवसर मोड़ के नजदीक भूमि पूजन के अवसर पर RSS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री इंद्रेश कुमार विशेष रूप से पहुंचे। वहीं इस अवसर पर जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य के अलावा नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। RSS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत माता मंदिर का निर्माण न केवल मात्र कोई भवन या इमारत खड़ा होना है, बल्कि इसमें मानवता का निर्माण होगा। इस मंदिर से छोटी काशी को नई पहचान मिलेगी। यह मंदिर समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त भी करेगा। श्री कुमार बुधवार को गांव देवसर मोड़ पर भारत माता मंदिर के निर्माण पर आयोजित संकल्प यज्ञ में आहुति डालने के पश्चात अपना संदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां पर मंदिर होता है वहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उनका कहना था कि राम मंदिर का निर्माण भी छुआछूत को समाप्त करने व नारी जाति के मुक्ति का संदेश देने वाला है। मेरा नाम इंद्रेश कुमार, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का केंद्रीय अधिकारी हूं और इसके साथ साथ जो आज भारत माता मंदिर जिसका भूमि पूजन संपन्न हुआ है, इसके मुख्य संरक्षक ट्रस्टियों में हूं। आज जो भूखंड दिया गया हनुमान प्रसाद जी के द्वारा, उस पर भूमि पूजन हुआ और आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में 7 मंजिल का भारत माता मंदिर बनेगा। भारत माता मंदिर यानी विश्व के अंदर एक ही भूखंड है जिसको माता के नाम से पुकारा जाता है, बाकी नहीं। यह अध्यात्म से, सांस्कृतिक जीवन मूल्यों से ओतप्रोत है, इसलिए यह विश्व गुरु भी कहलाई, सोने की चिड़िया भी कहलाई। जहाँ कोई कर्जदार नहीं था, कोई भूखा नहीं रहता था, सबके पास छत थी, सबके पास रोजगार था, सबके पास स्वास्थ्य था। ऐसा भारत फिर से बनाना और जिन्होंने इस भारत की एकता अखंडता के लिए बलिदान दिए, उन महापुरुषों को भी स्मरण किया जाएगा। और भारत की संस्कृति जिसने विश्व का उद्धार किया, वह फिर से उद्धारक बने, इस रूप में उसको प्रतिष्ठित भी किया जाएगा। इसके 4 तरह के ट्रस्टी होंगे। एक फाउंडर ट्रस्टी हैं जो 6-7 के लगभग है। एक संरक्षक ट्रस्टी होंगे जो 11 लाख रुपया देगा तो उसको संरक्षक ट्रस्टी होगा। एक प्रबंध ट्रस्टी होंगे जो 5 लाख देगा और सामान्य ट्रस्टी 1,51,000 देंगे। बाकी कैश और काइंड देते जाएंगे
और इस प्रकार से क्या रहेगा, किस प्रकार मंदिर में क्या क्या बनाया जाएगा, 7 मंजिला भवन बनाया जाएगा? ऐसा है कि पहले रुंड पर अखंड भारत जो महाभारत काल के बाद युधिष्ठिर के साम्राज्य का था उसका मानचित्र होगा और भारत एक माता के रूप में, मूर्ति के रूप में उसमें प्रतिष्ठित होंगे। एक तल के ऊपर जो भी महापुरुषों ने इस धरती के संरक्षण के लिए और बलिदान दिए हैं और स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए हैं, उनकी प्रतिमाएं और इतिहास होगा। उसके बाद फिर ऋषि मुनि महर्षियों का होगा, फिर संस्कृति का होगा, फिर नारी शक्ति के होंगे और सबसे ऊपर प्रेक्षागृह होगा जिसमें लाइट एंड साउंड के अद्वितीय तरह तरह की जानकारियां देने वाले कार्यक्रम दिखाई देंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री आर्य ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृति ही हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि हमें समाज को सही दिशा देनी होगी जिसमें हर वर्ग का योगदान जरूरी है। इस दौरान आचार्य महंत सुरेंद्र गिरी, महंत वेदनाथ जी, डॉक्टर अशोक गिरी, बाबा ओमनाथ, भूप गिरी, विष्णुनाथ, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह, CBLU के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार, हनुमान प्रसाद गुप्ता और शिव नारायण शास्त्री के अलावा नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। ये आज भारत माता निर्माण मंदिर के उपलक्ष्य में आज पूर्ण आहुति थी, तो उसमें आकर अति प्रसन्नता हुई। इसमें माननीय इंद्रेश कुमार जी भी आज के मुख्य अतिथि हैं, तो उनका संदेश वास्तव में भारतीय संस्कृति के लिए एक बड़ा संदेश है। स्थानीय जागृति कॉलोनी के निवासियों ने उनके यहाँ मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर तोशाम रोड पर जाम लगा दिया। जाम की स्थिति को देखकर SDO विकास धनखड़ व BTM चौकी इंचार्ज पहुंचे और जाम खुलवाया। उन्होंने यहां पहुंचने पर जाम खुलवाने के बाद कॉलोनी का दौरा भी किया और मांग पूरी करने का आश्वासन भी दिया। भिवानी में एक कॉलोनी ऐसी भी है जहां पर न केवल सुविधाओं का टोटा है बल्कि यहां के वासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल के महीने में ही पानी की इतनी किल्लत बनी हुई है तो जून के महीने में कॉलोनी वासियों का क्या हाल होगा। फिलहाल SDO ने मौके पर पहुंचकर यहां लगाया हुआ जाम खुलवा तो दिया है और समस्याओं के समाधान की भी बात की है, लेकिन देखना बाकी है कि इसमें कितना समय लगेगा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि वो कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि वो अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें। क्या समस्या है, किसी के जाम लगाया है? सर, हमारी कॉलोनी की मूलभूत सुविधा सारी की सारी वंचित है हमसे। जैसे कि पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं मिलता हमें, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात में अंधेरा हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, डस्टबिन की सुविधा नहीं है, हर जगह कचरा फैला हुआ है, गंदगी मची हुई है, काफ़ी सारी समस्या है सर। मूलभूत सुविधा जो हमें चाहिए। जाम लगा रहे अधिकारी, क्या कह रहे हैं? अब तक तो कोई अधिकारी आया नहीं है। अधिकारियों के पास दफ्तरों में चक्कर काट काट के हम बहुत थक गए। समस्या सर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, 3-4 साल से बिल्कुल पानी आता ही नहीं जी। कपिल जई है पानी का, वो आता ही नहीं। हम घनश्याम सराफ जी से मिली है जी, DC साहब के पास जाए जी, कमेटी में जाए जी, इतने चक्कर काट लिए, MC के पास इतने चक्कर काट लिए, लेकिन हमारी गली का कोई समस्या मिटा के दूर नहीं है जी। पानी की वजह से एक आदमी बीमार पड़ा है, मरने हो रहा है जी। और पूरे लॉकडाउन में तो सीवर की इतनी समस्या थी, पूछो मत जी। AW विकास जागृति कॉलोनी से कुछ लोग आए थे, जाम लगाने का प्रयास किया था। कुछ पानी की समस्या है इनकी, टेल एंड पड़ता है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है, तो अभी एक बार मौका मुआयना करने के लिए जा रहे हैं। मौका मुआयना करके जैसे भी समस्या इनकी आती है सोल्व करा दी जाएगी, पानी हर टेल पर पहुँचाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सर, बताया जा रहा है कुछ RO प्लांट लगाए गए हैं, तो कुछ इनकी शिकायत है कि कुछ उसमें प्लांट चल रहे हैं जो व्यावसायिक तौर पर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा और जुर्माना किया जाएगा। दुर्गा स्पोर्ट्स एकेडमी बैंक कॉलोनी के खिलाड़ियों ने वुशु प्रतियोगिता में श्रीनगर में अपना परचम लहराया और जिले का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में भिवानी के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें 40 किलोग्राम वर्ग में कुशाल ने गोल्ड मेडल, 30 किलोग्राम वर्ग में गौरव ने सिल्वर मेडल और 32 किलोग्राम वर्ग में ऋषभ ने सिल्वर मेडल जीता। विजेताओं ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता और कोच को दिया है।
24 मार्च से 30 मार्च तक श्रीनगर में हुई वुशु खेल प्रतियोगिता में भिवानी के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल व सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। जूनियर प्रतियोगिता में ऋषभ ने 32 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया, गौरव ने 40 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, वहीं कुशाल ने भी 40 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने उनका पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया। इस जीत का श्रेय खिलाड़ियों ने अपने माता पिता व अपने कोच को दिया। मेरा नाम खुशहाल है, मैं भिवानी बैंक कॉलोनी में रहता हूँ। मेरी फाइनल बाउट मध्य प्रदेश के साथ हुई थी। मैंने उसे 23 अंक से हराया है और मैं आगे भी अपने साथ हमारे कोच का और लक्ष्य है आगे और भी होने वाली इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेना और भारत का नाम रोशन करना। 26 से 30 तारीख तक श्रीनगर के अपोलो ग्राउंड के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित सब जूनियर नेशनल पेंसिल सलाद चैंपियनशिप के अंदर भिवानी जिले के 4 खिलाड़ियों ने अपने अपने भार वर्ग में भाग लिया था, जिसमें से खुशाल ने 40 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ऋषभ ने 32 केजी में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और गौरव ने 30 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और जो है अपने अपने भार वर्ग में इन तीनों खिलाड़ियों ने दमखम दिखाते हुए अपने अपने भार वर्ग में मेडल प्राप्त करे हैं। तो आपको कितना करा हुआ? यहाँ आज भिवानी पहुँचने पर जो है इनके परिजनों द्वारा सभी खिलाड़ियों का और हमारा यहाँ पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया है। सभी को पता है हमारी एकेडमी के पहले भी वर्ल्ड लेवल पर मेडल जीत चुके हैं खिलाड़ी और इनसे भी आगामी उम्मीद है कि आगामी होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ी भाग लेंगे और निश्चित रूप से भारत देश का नाम रोशन करेंगे। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में लगे कर्मियों ने अपनी नौकरी को बचाए जाने की मांग की है। उनका कहना था कि 1 अप्रैल से नया टेंडर शुरू हो जाएगा और बदला हुआ ठेकेदार अपने हिसाब से नौकरी देगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने गुहार लगाई कि पुराने स्वास्थ्य कर्मी अनुभवी हैं और उन्हें हटाया न जाए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 1 अप्रैल से नया टेंडर शुरू होगा, जिसमें ठेकेदार को बदला गया है और वह उनकी जगह पर नए कर्मी भर्ती करेगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कृपया पुराने स्वास्थ्य कर्मचारियों को न हटाया जाए। उन्होंने कहा कि नए टेंडर में सिक्योरिटी गार्ड्स का कोई जिक्र नहीं है। इस पर उन्होंने मांग की है कि उनको अन्यत्र वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे उनकी नौकरी भी बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो वो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनका ठेकेदार सरकार ने चेंज कर दिया। कर्मचारियों में ये भय बना हुआ है कि सरकार ठेकेदार के द्वारा जो सुनने में आ रहा है कि नए कर्मचारी लगाए जाएंगे और पुराने कर्मचारी को हटाने की योजना ठेकेदार की है, ऐसा हमने सुना है। हम सरकार से मांग करेंगे आज के प्रदर्शन के माध्यम से। अभी हम सीएमओ साहब को ज्ञापन देंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम, ताकि इन कर्मचारियों को, ठीक है ठेकेदार बदल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्मचारियों को ना हटाया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। मैं अजीत पुरा आउट कर्मचारी संघ फील्ड भिवानी जिला का प्रधान। हम नेहरू पार्क भिवानी में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से हम सीएमओ मैडम को ज्ञापन देने जाएंगे। हमारे को सभी कर्मचारियों को एक भय है कि हमारा ठेकेदार बदल चुका है और 1 अप्रैल से नया ठेकेदार काम संभाल रहा है। ये सर किस फील्ड की बात कर रहे हैं आप? CHC जो हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल फील्ड की जो CHC IDH है, GH को छोड़कर जितने हॉस्पिटल है, बाकी IDH हो या वो CHC हो फील्ड की, जिसमें जालान हॉस्पिटल भिवानी भी आता है, वो भी उसी के अंडर है फील्ड के। तो हमारे सभी कर्मचारियों में भय का माहौल बना हुआ है कि हमारी नौकरी जाने वाली है। और साथ में सिक्योरिटी गार्डों का अब की बार जो नया टेंडर हुआ है उसमें सिक्योरिटी गार्डों का कोई जिक्र नहीं है। तो हम संगठन के माध्यम से, भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कर्मचारी ये भी मांग कर रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जो को तो रहने चाहिए, अन्यथा इनको दूसरी पोस्टों पर एडजस्ट किया जाए। जी मैम, क्या नाम है आपका? सुमन देवी। हम ये सारे भाई इकट्ठे हुए हैं कि हमारा को पता चला है कि ठेका बदला गया है, नया ठेकेदार आ गया है और वो ठेकेदार कर्मचारियों को हटाने के लिए हमें सूचना मिली है कि कुछ कर्मचारी हटाए जाएंगे। बदलाव तो अभी पूरी तरह से हमें पता नहीं चला है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का तो कंफर्म है
कि सिक्योरिटी गार्डों को हटाया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग में चेंज हुआ है और स्वास्थ्य विभाग में ये पता चला है कि जो अपना ये सिक्योरिटी गार्ड भाई हैं उनको हटा के होम गार्ड भरने की सुनने में आई है और हम ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भाइयों को ना हटाया जाए। मत जाओ नजदीक, खुद को रखें ठीक और उन पर रहे आंख, ढके न जो मुंह और नाक। यह कहना था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मैम शिखा का। न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता, न्यायाधीश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत ये पूरी जानकारी दी गई। इस बारे में सीजीएम शिखा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर टीकाकरण अभियान के बारे में जनता को जागरूक करने के साथ साथ जुड़ी आशंकाओं को दूर किया जाएगा और गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों की मदद से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण मास्क बनाने का काम भी करेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में ये मास्क वितरित करेंगे। उन्होंने शिक्षित करने के लिए सही तरीके से मास्क पहनने की ज़रूरत है, जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथ साफ करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कि हम सब जानते हैं कोरोना की दूसरी लहर के बारे में केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हम सभी को पहले की तरह सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है कि हम 2 गज की दूरी का पालन भी करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क ज़रूर पहने। कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या पब्लिक प्लेसेस पर मास्क के बिना बिल्कुल ना जाएं और मास्क भी जो है प्रॉपर तरीके से उसको पहने कि आपका नाक और आपका मुंह जो है वो मास्क से ढका होना चाहिए। मास्क केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए कि चालान से बचने के लिए या महज हमें अपने गले में टांग कर इसे चलना है, बल्कि हमें जो मास्क है उसको सही तरीके से पहनना चाहिए जिससे कि हम कोरोना वायरस से अपना बचाव कर सकें। और इस बारे में मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस राजन गुप्ता जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, डोंट गो क्लोज कवर योर नोज़, कि मास्क एटिकेट्स के बारे में लोगों को जागरूक करें। हम अधिक से अधिक उन्हें बताएं किस प्रकार से मास्क पहने और लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में भी जागरूक कराया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण अभियान में पार्टिसिपेट करें और खुद को इस वायरस से बचा सकें। दिव्यांग बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार भी कर पाएंगे, यह कहना था डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री नरेश मेहता का। भिवानी हलचल की टीम के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जो दिव्यांग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना के तहत स्वरोजगार का भी प्रावधान है। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। अब दिव्यांग बच्चे भी पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वरोजगार भी कर सकेंगे, यह कहना था डीपीसी नरेश मेहता का। उन्होंने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना के तहत जो दिव्यांग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्वरोजगार के तहत 12 बच्चों की टीम बनाई जाएगी। इस टीम में 6 बच्चे दिव्यांग होंगे और 6 बच्चे नॉर्मल होंगे और दिव्यांग बच्चों के माता पिता को भी शामिल किया जाएगा। इनके लिए 2 लाख रुपए की लागत से वीटा के बूथ खोले जाएंगे। ये योजना जल्द ही शुरू हो जाएगी जिसमें दिव्यांग बच्चों को रखा जाएगा। बूथ स्कूल में ही खोले जाएंगे। इसमें वीटा के साथ साथ अन्य प्रोडक्ट भी मौजूद रहेंगे। इसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आम पब्लिक भी इन बूथों से सामान खरीद सकेगी। तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से एक इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक स्वरोजगार योजना है जिसमें हम वीटा बूथ खुलवा कर देंगे बच्चों को, जिसमें 12 बच्चों की टीम होगी, जिसमें 8 बच्चे दिव्यांग और 4 बच्चे सामान्य श्रेणी के होंगे। और उनकी सहायता के लिए जो हमारे स्पेशल टीचर हैं जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक स्पेशल टीचर, एक साथ में जनरल टीचर और एक किसी भी दिव्यांग बच्चे के पेरेंट। तो इस प्रकार से हम कमेटी बना के, और ये हम लोग जो है जल्द ही इसकी ग्रांट आ चुकी है और ग्रांट हमने संबंधित विद्यालय को रिलीज़ कर दी है आज, और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले 10-15 दिन में ये बूथ जो है रनिंग में आ जाएगा। और इसमें जो है बच्चों का ग्रुप बनाकर उनकी ड्यूटीज़ वगैरह बांटी जाएंगी और बूथ का आधा हिस्सा जो है वो विद्यालय से बाहर सड़क की ओर होगा ताकि आम पब्लिक के लिए जो है वो खुला रहे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। और आने वाले जो है नेक्स्ट वीक के अंदर जो हम इसकी पूरी पब्लिसिटी भी कराएंगे और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जो भी वीटा के मिल्क प्रोडक्ट्स हैं
वो सारे यहाँ अवेलेबल होंगे। और अगर वहाँ की आसपास की जनता या और कोई भी जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो प्लीज़ जो है इस बूथ के माध्यम से परचेज़ करे, क्योंकि इसके मार्जिन का 75% जो है इन दिव्यांग बच्चों के पास जाएगा और उनके लिए एक अच्छा रोज़गार का साधन उपलब्ध हो पाएगा। ऐसा एक प्रयास है जिसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं। इसके मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये स्कीम लागू है और हर ज़िले में एक विद्यालय पर स्तर पर जो है ये बूथ खोला जाएगा। और इसमें कुल मिलाकर 22 ज़िलों में 22 बूथ जो है सरकार की तरफ से खोले जाएंगे और हर बूथ के लिए 2 लाख रुपए पर विद्यालय जो है दिया गया है। आगामी 4 अप्रैल को नगर में श्री श्याम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। भिवानी प्रेम मंडल द्वारा स्थानीय कमला भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकार बाबा के गुणगान करेंगे और बाबा को रिझाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में आसपास के सैकड़ों श्रद्धालु भी पहुंचेंगे। श्याम बाबा के भजनों का गुणगान, पूजा अर्चना व प्रसाद वितरण होगा स्थानीय कमला भवन में। आने वाली 4 तारीख को श्री श्याम मुंबई और भिवानी प्रेम मंडल की ओर से कमला भवन में श्री श्याम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के आयोजकों ने बताया कि रविवार को बाबा के भजनों का गुणगान दोपहर करीबन 1 बजे से रात्रि 11-12 बजे तक किया जाएगा। इसी दौरान जहां बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजन गा गा कर बाबा को रिझाया जाएगा, वहीं नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विशिष्ट पूजन में भाग लेना है और वो बाबा का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचेंगे। श्री खाटू श्याम जयंती महोत्सव 11वां प्रोग्राम जो कि कमला भवन पुराने बस स्टैंड के सामने होने जा रहा है। ये हम 11वां प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि दोपहर को 1 बजे से लेके रात्रि 11-12 बजे तक चलेगा। और इसका जो है सानिध्य जो हमारे हैं चरणदास जी महाराज करेंगे और इसके मुख्य अतिथि होंगे घनश्याम सराफ जी विधायक भिवानी और हमारे जो है विनोद जी चावला जो कि भिवानी से अध्यक्ष हैं और हमारे वरुण जी शोरान जो कि राजस्थान प्रभारी हैं और हमारे श्री शिवरतन जी गुप्ता सुप्रसिद्ध समाज सेवी। और ज्योति प्रज्वलित करेंगे श्री रण सिंह जी यादव चेयरमैन नगर पालिका और श्री हर्षदेव जी डुडेजा समाज सेवी। और ये प्रोग्राम हमारा रात्रि के 11-12 बजे तक चलेगा और सभी पहुंचने का कष्ट करें और मास्क और इसका ध्यान रखें क्योंकि कोरोना का टाइम है तो सभी इसका पालना करें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का चौथा चरण हुआ प्रारंभ। 45 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकते हैं वैक्सीन। पावर कंपनियों की अपने मुनाफे का 2% हिस्सा CSR के माध्यम से जरूरतमंदों के हित में लगाना चाहिए, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। भारत माता मंदिर से भिवानी को मिलेगी नई पहचान। देवसर मोड़ के पास अखंड भारत माता मंदिर निर्माण में RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पहुंचे। तोशाम मार्ग पर लगाया गया जाम। जागृति कॉलोनी वासियों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लगाया जाम। वुशु खिलाड़ी द्वारा गोल्ड मेडल लाने पर किया गया पुष्प वर्षा के साथ स्वागत। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग से नौकरी बरकरार रखने की उठाई मांग। हमारा इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।